कश्मीर जो अपने ब्यूटीफुल नेचर और पीसफुल टूरिज्म के लिए जानी जाती थी, आज वही जगह खून से सनी हुई है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी ये बात जानते हैं कि कश्मीर में हर साल लाखों लोग घूमने के लिए आते हैं और ठीक इसी तरह इस बार भी कश्मीर के पहलगाम में कुछ फैमिली घूमने के लिए आई हुई थी और जिसके बाद कुछ टेररिस्ट उनके पास जाते हैं और उनसे इनडायरेक्टली एक क्वेश्चन करते हैं कि आप हिंदू हो या मुस्लिम, और जब उन्हें ये बात पता चलती है कि ये हिंदू हैं तो ये उन्हें वहीं पर शूट कर देते हैं। सबको पता चला कि टेररिस्ट गुस्सा है तो हम छुप गए। उन लोगों ने ढूंढ लिया और एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, हिंदू को मार दिया। और ये तो कुछ भी नहीं है, उन आतंकवादियों ने ये तक कह दिया कि अगर तुम हिंदू या मुस्लिम नहीं हो तो तुम अपनी पैंट उतारो, हम लोग खुद चेक करेंगे कि तुम हिंदू हो या फिर मुसलमान। गोली चलाने वाले टूरिस्टों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अपनी पैंट को उतारो। वो देखना चाह रहे थे कि ये हिंदू है या मुसलमान, और जब कंफर्म हो गया तब कि उन्होंने पहले मजहब पूछा, उसके बाद आईडी कार्ड देखा, फिर कपड़े उतरवाए, कलमा पढ़वा के बाद में उनको जान से मार दिया। कर्नाटक की एक फैमिली मंजूनाथ राव और उनकी पत्नी पल्लवी अपने बेटे के साथ कश्मीर घूमने गए थे और जिसके बाद टेररिस्ट उनके पास जाते हैं और उनसे इनडायरेक्टली क्वेश्चन करने लगते हैं कि आप हिंदू हो या फिर मुस्लिम, और जब उन्हें ये बात कंफर्म हो जाती है तो वो उन लोगों के सर में सीधे गोली से शूट कर देते हैं। जैसे आए ये आतंकवादी और उन्होंने पूछा हिंदू हो कि मुसलमान हो, उन्होंने जैसे हिंदू बोला है वैसे तुरंत गोली मार दी सर पे। और इन सब सारी सिचुएशन के बाद उनकी पत्नी ने कहा कि आपने मेरे पति को तो मार दिया, तो मुझे क्यों जिंदा छोड़ रहे हो, मुझे भी गोली मार दो। तो उन टेररिस्टों ने कहा कि हम तुम्हें इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि तुम अपने सरकार से जाकर ये बोल सको कि हमने तुम्हारे पति का क्या हाल किया है। जिस बंदे ने मेरे पति को मारा ना, वो वही जा रहा था। मैंने उससे बोला मुझे भी मारो, तूने मेरे पति को मारा। मैंने तो मेरे सन में भी बोला तो उसने हमें नहीं मारा, उसने बोला मोदी को बोलो कि मुस्लिम अगर आप मुस्लिम नहीं हो गोली मार रहे सीधे। मेरे सामने उनने 6 लोगों को गोली मारी। उनसे सिर्फ इतना पूछा मुस्लिम, किसी ने बोला हाँ, तो कलमा पढ़ के बताओ, और अगर कलमा भी पढ़ दी उसके बाद उसने बोला कि अपने नीचे के कपड़े खोल के बताओ, और उनने बोला कि खातून नहीं है तुम्हारा, तो सीधे गोली मार दी। लेकिन दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि वहाँ पर अटैक हुआ है, बल्कि सवाल ये है कि गवर्नमेंट तो बड़ा कहती है कि जम्मू कश्मीर एकदम सेफेस्ट एरिया है या फिर पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल में है, लेकिन अब जब वहाँ पर इस तरीके के अटैक हो रहे हैं तो इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है? कहाँ गए वो लोग जो बड़ी बड़ी रैलियों में ये कहते नजर आए थे कि नोटबंदी ने आतंकवादियों की कमर तोड़ दी, जो इंडियन जवानों के नाम पर वोट मांगते हुए दिखे थे कि क्या आपका एक वोट पुलवामा में शहीद हुए उन जवानों के नाम हो सकता है? कश्मीर के हिंदुओं के नाम पर वोट मांगना, फिर उन्हीं हिंदुओं की सुरक्षा न कर पाना, क्या सिर्फ इनको हिंदुओं के नाम पे सिर्फ वोट ही चाहिए? तो इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? हाथों पर किया तो इनको इधर हमारे सामने ही सब हमारा, उधर कोई पुलिस वाला भी नहीं था। दोस्तों, जरा आप ही सोच कर देखिए कि क्या बीत रही होगी उस परिवार पर जिसका बेटा मारा गया हो, और क्या बीत रही होगी उस पत्नी पर जिसका पति मारा गया हो। दोस्तों, किस देश में रह रहे हैं हम लोग जहाँ पर ना धर्म पूछी जाती है और ना जाति, सिर्फ ये पूछकर मार दिया जाता है कि तुम एक हिंदू हो। दरअसल बात है 22 अप्रैल 2025 की। दोपहर का समय था, करीब 2:30 बज रहे थे, जब लोग पहलगाम की वायसरायन घाटी में एंजॉय कर रहे थे और वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था। कुछ लोग घोड़े पर बैठकर एंजॉय कर रहे थे तो कुछ वहाँ के लोकल ढाबों पर बैठकर मैगी खा रहे थे और वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था। और तभी 7 टेररिस्ट उनके पास आते हैं, वो भी आर्मी का कपड़ा पहनकर, ताकि लोगों को पता ना चले, और जनरली उनसे क्वेश्चन करने लगते हैं कि आप लोग हिंदू हो या फिर मुसलमान, और उसके बाद सीधे काम तमाम कर देते हैं। तो उनके बैग जो था, जो लड़का मेरे भाई से जिसकी बदतमीजी हुई थी, तो वो जो है आर्मी का बैग लगे हुए था, आर्मी का बैग था। और जो एक और जो बहुत शांत था, जिसके लग रहा था ये बोलना ही नहीं जानता है, उसके पास व्हाइट कलर का जो कट्टा होता है, कट्टा व्हाइट कलर का जिसमें
बोरी, हाँ अच्छा, हाँ। हाँ, व्हाइट वाली बोरी होती है, वाली बोरी जिसमें चीनी वगैरह भी रखा जाता है, वो सब्जी। उसका बैग था, कुछ उसमें रखा हुआ था, वो ऐसे आगे से लटकाया हुआ था। और दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं है, बल्कि उन टेररिस्टों ने उन यात्रियों से ये तक कह दिया कि अगर आप लोग सच में मुस्लिम हो तो हमें कलमा पढ़कर सुनाओ। मेरे मिस्टर के पास बंदूक लगा के बोले कलमा पढ़ो। मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, मेरे को बंगला कलमा जो भी है वो नहीं पढ़ना आता। और बस इसका बोला मेरे पति ने, उनको ऐसे धक्का दिया और बंदूक मार दी बिल्कुल सीने पे। मेरे पति ने वही। कुछ सोशल मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अब तक वहां पर 28 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 9 साल की एक बच्ची मेघा भी थी, जो अपने माता पिता के साथ जम्मू कश्मीर घूमने के लिए गई हुई थी। लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी महाराष्ट्र का एक कपल भी गया हुआ था, जिसकी शादी को हुए अभी सिर्फ 13 दिन ही हुए थे। ये लोग उसके पति को बेरहमी तरीके से जान से मार देते हैं। लेकिन दोस्तों ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है जो जम्मू कश्मीर में हुआ हो, बल्कि इससे पहले भी कई सारे इंसिडेंट ऐसे हो चुके हैं जिसमें जम्मू कश्मीर में कई बारी अटैक किया जा चुका है। जैसे कि 2017 में भी सेम इसी तरीके का अटैक किया गया था, जिसमें अमरनाथ यात्रियों पर जा रही बस पर कुछ टेररिस्टों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी, जिसमें करीब 7 लोग मारे गए थे। 2006 में जम्मू के डोडा जिले में भी सेम इसी तरह की घटना हुई थी, जिसमें कई सारे निर्दोष लोगों को जान से मार दिया गया था। दोस्तों ये अटैक सिर्फ जान ही नहीं लेते, बल्कि ये समाज में 2 समूहों के बीच दूरी और डर भी फैलाते हैं। लेकिन दोस्तों इस अटैक के बाद कुछ लोगों का कहना है कि इस अटैक के पीछे टीआरएफ ग्रुप का हाथ हो सकता है। अब ये टीआरएफ ग्रुप क्या है, आइए थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। दरअसल ये ग्रुप 2017 में सामने आया था। टीआरएफ यानी कि द रेसिस्टेंस फ्रंट, ये एक मिलिटेंट ग्रुप है जो कश्मीर में पाकिस्तानियों के इशारे पर काम करता है। इस ग्रुप का मेन मकसद ये है कि ये चाहते हैं कि कश्मीर जल्द से जल्द आज़ाद हो। अब आप कहोगे कि मैं इस ग्रुप की बात क्यों कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि जब भी भारत में कोई भी टेरर अटैक होता है तो इस ग्रुप का नाम ना आए, ऐसा आज तक कभी हुआ ही नहीं। और इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि ये अटैक भी टीआरएफ की स्ट्रेटजी से पूरी तरीके से मिलता जुलता है। सिक्योरिटी फोर्स पर अटैक करना, लोगों के बीच फियर क्रिएट करना और सोशल मीडिया में प्रोपोगेंडा फैलाना इन ग्रुप्स का सिग्नेचर मूव्स है, जो सीधे तौर पर इस बात को प्रूव करते हैं कि इस अटैक के पीछे कहीं न कहीं पाकिस्तानियों का हाथ जरूर है। दोस्तों इस बात को और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें कुछ सालों पहले पीछे जाना होगा, जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म किया तो पाकिस्तानी और वहां के आतंकवादियों को डर लगने लगा, क्योंकि अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अगर ये आतंकवादी जम्मू कश्मीर पर दोबारा अटैक करते तो उनके खिलाफ कार्रवाई करना बहुत ही इजी हो जाता। और इस रीजन की वजह से इन आतंकवादी ग्रुप्स ने अपनी पहचान को छुपाने के लिए अपना नाम ही बदल दिया, ताकि अगर भविष्य में कोई अटैक हो तो सीधे तौर पर यह न पता लगाया जा सके कि इसके पीछे एक्चुअल में किसका हाथ है। लेकिन दोस्तों अगर हम टीआरएफ ग्रुप की बात कर ही रहे हैं तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि ये ग्रुप्स कोई नए ग्रुप्स नहीं है, बल्कि ये वही ग्रुप्स हैं जिसने 2008 में मुंबई के ताज होटल पर अटैक करवाया था, जिसमें 166 लोग मारे गए थे। और अनफॉर्चुनेटली इस अटैक में जो आतंकवादी पकड़ा गया था वो लश्कर तैयबा ग्रुप से ही जुड़ा हुआ था। इसी ग्रुप ने 29 अक्टूबर 2005 को यानी कि दिवाली से ठीक एक दिन पहले 3 जगहों पर बॉम्ब ब्लास्ट किए थे, जैसे कि सरोजनी नगर, गोविंदपुर और पहाड़गंज, जिसमें 60 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 200 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे। 13 दिसंबर 2001 में संसद पर अटैक कराया गया था, जिसमें लश्कर और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने संसद भवन पर अटैक किया था और इस अटैक में 9 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई थी। और इसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के बीच काफी तनाव चल रहे थे। इसके अलावा भी 22 दिसंबर 2000 में दिल्ली के लाल किले पर अटैक कराया गया था, जिसमें 2 जवान शहीद हुए थे और इस अटैक के पीछे भी लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों ने ही जिम्मेदारी ली थी। तो दोस्तों आप सोच सकते हो कि ये कोई छोटे मोटे ग्रुप्स नहीं है, बल्कि ये इतने बड़े ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। और जब भी इंडिया के जम्मू कश्मीर में कोई भी अटैक होता है तो जनरली इन्हीं ग्रुपों का हाथ उस अटैक में जरूर शामिल होता है। लेकिन दोस्तों अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इस अटैक को करना इतना भी इजी नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि बिना किसी लोकल के सपोर्ट के कोई भी आतंकवादी जम्मू कश्मीर के मेन एरिया में
एंटर कैसे कर सकता है। यानी कि एक बात तो सीधे तौर पर साफ है कि जरूर किसी लोकल लोगों ने इन लोगों की हेल्प की होगी उस एरिया में एंट्री दिलाने में, क्योंकि बिना किसी लोकल के हेल्प के उस एरिया में घुसना, उसके बाद आर्मी के कपड़े पहनकर उन लोगों से जनरली क्वेश्चन करने के बाद उन्हें शूट करना, ये काम इतना भी इजी नहीं है। पुलिस वाले और आर्मी वाले काफी ज्यादा हो जाए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा टूरिस्ट वाली जगह है। वो सब किसी से पूछ रहे थे कि मुस्लिम अगर आप मुस्लिम नहीं हो गोली मार रहे सीधे। मेरे सामने उन्हें 6 लोगों को गोली मारी। लेकिन दोस्तों, इस अटैक के बाद तो एक बात तो बिल्कुल साफ है कि इस अटैक के बाद जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों को कई बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना जरूर करना पड़ सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की ज्यादातर इनकम टूरिज्म पर ही डिपेंड करती है। वहाँ पर ना तो कोई बड़ी फैक्ट्री है और ना ही इंडस्ट्रियल एरिया। अगर वहाँ के लोगों को रोजी रोटी कमानी है तो वो लोग सिर्फ टूरिज्म पर ही डिपेंड रहते हैं। लेकिन दोस्तों, जरा आप ही सोच कर देखो कि इस तरह के अटैक अगर वहाँ पर होते रहेंगे तो ऐसा कौन सा टूरिस्ट है जो वहाँ पर जाना चाहेगा। और जब कोई टूरिस्ट वहाँ पर नहीं जाएगा तो वहाँ का टूरिज्म धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, जिसके कारण वहाँ के लोगों के अंदर बेरोजगारी बढ़ने लगेगी और लोग धीरे धीरे गरीब होने लगेंगे। और यही तो पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग जितने जल्दी गरीब होंगे, ये लोग उनका उतना ही जल्दी फायदा उठाएंगे, क्योंकि लोग जब धीरे धीरे गरीब होंगे तो उनके सामने मजबूरी होगी और वो वही करेंगे जो पाकिस्तानी उनसे कहेंगे। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो के एंड तक जाते जाते मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर इस देश का युवा इसी तरह चुपचाप बैठा रहेगा तो क्या इसी तरीके के अटैक हर साल होते रहेंगे? क्योंकि दोस्तों, अब बात बर्दाश्त के बाहर है। अब वक्त आ गया है हमें उन विरोधियों के खिलाफ आवाज उठाने का और उन आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने का।